हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुर शर्मा आज आपके लिए पिनाक जीएस में स्वागत करता हूं और आज आपके लिए एक दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं कि खुशगवार महक सुर्ख रंगत पंखुड़ियों की नजाकत। क्या खुशगवार महक सुर्ख रंगत पंखुड़ियों की नजाकत। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तब जाके गुलाब बनता है। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तब जाके गुलाब बनता है। तो आइए गुलाब बनाने की इस दूसरी कड़ी में, दूसरी कड़ी मतलब कि दूसरी क्लास में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको टॉपिक दिख रहा होगा, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी की बात हम कर रहे हैं, जो कि घटना सार की बुक है हाफ ईयरली, उसको हम कवर कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सारे टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करते चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का कि टॉपिक वन, नए 3 नए अपराध कानून संसद से पारित हुए। कौन से अपराध कानून पारित हुए, कौन से? ये शीतकालीन सत्र में भारतीय न्याय संहिता BNS और विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2000। तो पहला कौन सा? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। दूसरा कौन सा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और तीसरा कौन सा? भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इन तीनों विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 31 दिसंबर को, और लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पास किया गया, और जैसे 26 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी गई। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 के स्थान लेंगे। ठीक है, इनमें प्रमुख बदलाव क्या किए गए? प्रमुख बदलाव, एक तो गंभीर अपराध लिया गया। गंभीर अपराध के नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। ठीक है, पहले रेप की धारा 375 376 थ्री, अब कौन सी थी? 375 और 376 थी। अब धारा क्या है? अब धारा 63 और धारा 69 होंगी। ये परिवर्तन किया गया। हत्या की धारा पहले कौन सी थी? धारा 302 थी, लेकिन अब ये धारा कौन सी होगी? अब ये बदल के कर दी गई, धारा 101 होगी। गैंग रेप के दोषी को सजा 20 साल तक की सजा, जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी, और मॉब लिंचिंग में क्या होगी? फांसी तक की सजा होगी। एक्सीडेंट के मामलों में क्या होगी कि वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन और अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। इसी कानून को लेके जो अभी चक्का जाम चल रहा है ट्रक वालों का, ट्रक ड्राइवरों का, वो इसी कानून को लेके चल रहा है। दूसरा है हिट और रन केस, मतलब कि मार दिया और मार के भाग गए तो उसको 10 साल तक की सजा मिलेगी। दूसरा क्या कि स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, लेकिन अब कानून क्या हो गया? अब कानून बन गया है। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब विक्टिम को ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल तक की सजा मिल सकती है। दूसरा क्या कि ट्रायल के मामले में क्या होगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार की जानकारी देनी होगी। पहले ये जरूरी नहीं था। किसी भी केस में 90 दिन में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस को विक्टिम को देनी होगी। और दूसरा, अगर आरोपी 90 दिन के भीतर कोर्ट के सामने पेश अगर कोर्ट के सामने क्या किया जाए, पेश नहीं होता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। उसके मतलब अगर आपका केस लग गया, आप पकड़े नहीं गए तो आपका केस फिर भी चलाया जाएगा। ठीक है, गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। एक ये है कि अधिकतम 3 साल तक का ट्रायल देना होगा। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला क्या है कि अधिकतम 3 साल में देना होगा। ठीक है, और मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। पहले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी, जो मुकदमा समाप्त हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट था। अब एक ये पॉइंट है कि नए संशोधन के बाद अब कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। जैसे कि IPC में 511 धारा है, अब कितनी बचेंगी? 358 बचेंगे। मतलब कि
धाराओं को कम कर दिया गया। तो मतलब जो हम कहते हैं ना कि भारतीय कानूनों में इतने होल हैं कि उसे किसी भी होल से बच के अपराधी निकल सकता है, तो वो होल क्या किए गए हैं, वो 511 से घटा के 358 कर दिए गए हैं। 175 धाराएं बदलेंगी और 20 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। ठीक है, और इसी तरह सीआरपीसी में भी क्या है कि पहले 531 धाराएं कितनी थी, 531 धाराएं बचेंगी, 177 धाराएं बदली जाएंगी और नई धाराएं इसमें नहीं जुड़ेंगी और 14 धाराओं को समाप्त कर दिया जाएगा। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में क्या कि 20 नए अपराध जोड़े जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट ये हो जाता है हमारे कि सितंबर 2019 से तीनों कानूनों पर काम शुरू हुआ और 2020 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर सुझाव लिए थे। इस पर सुझाव भी लिए गए थे। 2021 में क्या था कि सभी सांसदों और फिर आईपीसी अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पत्र तक को पत्र लिखा गया था, उसके बाद ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो सेकंड टॉपिक कौन सा हो जाता है हमारा, सेकंड टॉपिक हो जाता है हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023। संसद के दोनों सदनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय विधेयक पारित किया गया। कौन सा विधेयक पारित किया गया, ये विधेयक पारित किया गया। ठीक है, लोकसभा में इस विधेयक को 21 दिसंबर को और राज्यसभा में 12 दिसंबर को पारित किया गया। मतलब पहले राज्यसभा में पारित किया गया, फिर लोकसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में अस्तित्व में, क्योंकि पहले विधेयक था, अभी अधिनियम बन चुका है, कानून के रूप में अस्तित्व में आ चुका है। और यह विधेयक क्या है, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्य संचालन अधिनियम 1951 का 1991 का क्या लेगा, उसका ये स्थान लेगा, 1991 का स्थान लेगा। ठीक है, और विधेयक के कई मुख्य आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से प्रावधान इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, और चयन समिति कौन होगी, चयन समिति में प्रधानमंत्री, रुकेंगे एक मिनट, चयन समिति में कौन, चयन समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री रहेगा और लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। चयन समिति के आधार पर इनका चयन किया जाता रहा है, किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण। प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण में क्या होता है, इसमें बताया गया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रेस और आवधिक पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। इस 2023 पारित करने में क्या हुआ कि पहले लोकसभा में 21 दिसंबर को, लोकसभा में कब 21 दिसंबर को लोकसभा में कब 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी गई और राज्यसभा में इस विधेयक को 3 अगस्त 2023 को पारित किया जा चुका था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ये क्या बन गया, अब ये कानून बन गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का वर्गीकरण पीआरबी अधिनियम 1867 का स्थान लेगा, 1867 की जगह ये आ जाएगा। इसमें क्या है कि जो प्रेस और पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है, प्रेस और पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण और उनसे जुड़े हुए प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें पॉइंट कि विधेयक में देश के समाचार पत्रों में महापंजीयक द्वारा पत्र पत्रिकाओं के टाइटल की जांच होगी, टाइटल की जांच और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट, कौन सा, जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है केंद्रीय वस्तु एंड सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक, जो कि इंपोर्टेंट है, ये हमको पता होना चाहिए, ये नया टॉपिक हमारा है। और टॉपिक में क्या है कि वही संसद के दोनों सदनों द्वारा इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और कब की गई थी, फिर राज्यसभा में इसे 20 दिसंबर में और लोकसभा में इसे 19 दिसंबर में, एक दिन पहले पारित किया जा
चुका है। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है कि इस विधेयक को केंद्रीय वस्तु सीजीएसटी, कौन सा, सीजीएसटी विधेयक 2017 के प्रावधानों में संशोधन करता है, क्योंकि 2017 में लाया गया था, उसका प्रावधान में संशोधन करता है। इसके द्वारा क्या है कि इसमें केंद्र सरकार को अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। इस अपीलीय अधिकरण में क्या होगी, इसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की आयु को क्या बढ़ा दिया, पहले 67 थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 70 वर्ष कर दिया। और सदस्यों की आयु पहले कितनी थी, पहले इसके सदस्यों की आयु 65 वर्ष थी, अब इसको बढ़ाकर 67 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि पहले 67 से क्या कर दिया, 70 कर दिया गया, और इसे 65 से बढ़ाकर 67 कर दिया गया, 65 से बढ़ाकर 67। और आसान भाषा में कहेंगे, जो अध्यक्ष थे उसकी आयु पहले 67 होती थी, उसको बढ़ाकर 70 कर दिया गया, और जो सदस्य होते थे उसकी आयु 65 होती थी, उसको 65 से बढ़ाकर 67 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कि विधेयक में न्यायीकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 50 वर्ष तक की गई है। न्यायिक सक्रियता के लिए, न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम कितना होना चाहिए, 10 वर्षों का होना चाहिए। इसको वकीलों का, जो अधिवक्ता होंगे उनका 10 वर्ष तक का होना चाहिए। दूसरा क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के 2 अनुच्छेदों को समाप्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह विधेयक लाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि विधेयक क्यों लाया गया था। दूसरा क्या है कि अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि सरकार ने 15 सितंबर 2023 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की 31 पीठों की क्या किया था, अधिसूचित किया था। कितने को, 31, कितने को, 31 को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की भारत यात्रा। ये भारत की यात्रा पर आए, तो ओमान के सुल्तान कब आए, 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक के लिए आए भारत में। 16 से 18 दिसंबर तक भारत के लिए यात्रा पर रहे। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के बीच हैदराबाद हाउस पर, कहाँ बात हुई थी, हैदराबाद हाउस पर बातचीत हुई, और दोनों पक्षों ने कहा कि समुद्री क्षेत्र पर किया कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, विशेष रूप से हरित ऊर्जा, कौन सा, ग्रीन एनर्जी, और क्या कि पर्यटन, टूरिज्म सहित 10 अलग अलग क्षेत्रों पर मिलकर काम करने की सहमति जताई है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का, इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भाई संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और एक आधुनिक आकार प्रदान करेगा। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, एमओयू का मतलब। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और ओमान के डोफर विश्वविद्यालय ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा में ICCR चेयर की स्थापना पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। और बताया कि जो साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और ओमान के परिवहन, संचार में और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया है। और बताया कि इसके अलावा वित्तीय खुफिया इकाई और ओमान के तहत राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र के लिए मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी अपराध, कौन सा, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी अपराध और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित खुफिया जानकारी के आदान प्रदान पर भी एमओयू किया है। ये कुछ क्षेत्र है जहां पर एमओयू किया है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते, नेक्स्ट हो जाता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में निवेश के लिए बने संयुक्त कोष, कौन सा कोष, संयुक्त कोष की तीसरी किस्त के रूप में $30 करोड़ यानी करीब 2500 करोड़ रुपए, कौन सा, 30 करोड़ रुपए डॉलर की बात हमने की, इसमें कितना, लगभग 2500 करोड़ रुपए जारी किए। और इस कोष को भारतीय स्टेट बैंक, SBI और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% के संयुक्त उद्यम से स्थापित किया जाएगा। पिछली 2 किस्तें 10 करोड़ और 20 करोड़ डॉलर की थी। पहली 2 किस्तें भी इसमें आ चुकी है। पहली कितनी थी, 10 करोड़ की थी, और दूसरी कितनी है,
20 करोड़ की, और तीसरी कितनी है 30 करोड़ की। तो इसको याद रखना आसान है, पहली वही एक 10 की, दूसरी 20 की और तीसरी 30 करोड़ की। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत और ओमान के बीच यूपीआई, कौन सा यूपीआई, यूपीआई के प्रयोग का विचार किया जा रहा है। और विदेश सचिव विनय क्वात्रा, कौन है विदेश सचिव विनय क्वात्रा, ने कहा कि दोनों देशों में रुपये के कारोबार की भी संभावना बन रही है। ये पॉइंट हो जाता, ये टॉपिक हो जाता है हमारे यहाँ समाप्त। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाता है। कौन सी है कौन सी है भाई, ये कौन सी रोड किया जा रहा है, NH6, जो कि हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित होगी। ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितना रहेगा उतना ही हम काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा रोड कहाँ जोड़ रहा है, कौन सी रोड कौन सी लाइन है, ये है हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन। कब से बनी है, स्टील के स्लैग से बनी है। और देखें तो हमारे देश में विभिन्न स्टील प्लांटों द्वारा लगभग कितना 19 मिलियन टन 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का वार्षिक उत्पादन होता है। तो ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रोड बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकारों का गठन किया गया है। तो देख लेते हैं ये कौन सी सरकारें हैं, कहाँ कहाँ गठन किया गया। देश के 5 राज्यों में चुनाव थे। कौन कौन से राज्य थे, वो थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। में 13 अक्टूबर से और 30 नवंबर तक चुनाव चले और 3 दिसंबर को इनके परिणाम जारी कर दिए गए। 3 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिए गए। तो इन चुनाव परिणाम जहां कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही, वहीं भाजपा कहा राजस्थान में, तेलंगाना में कौन कांग्रेस, भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होती है। और मिजोरम में आंदोलन से उपजी पार्टी कौन सी, JDPF, कौन सी JDPM को बहुमत मिला। मिजोरम में कौन बनी है, JDPM बनी है। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए कुल 199 सीटों में से 115 सीटें पर जीत हासिल की। और कांग्रेस को कितनी 69 सीटें और भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली थी। बहुजन समाजवादी पार्टी को राजस्थान में 2 सीटें मिली और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिली। अब बात कर लेते हैं एमपी की। एमपी में सत्तारूढ़ भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया गया। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 66 सीटें मिली और एक सीट अन्य ने जीती। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा, कौन सी विधानसभा, बुधनी विधानसभा से चुनाव जीतने में सफल रहे। और यह पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़ी जीत को दर्शाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 54 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कांग्रेस केवल कितनी सीटें 35 सीटें, मतलब 35 सीटें जीत सकी है। इसके बाद अगर देखें तेलंगाना की कुल 119 विधानसभा सीटों में, तेलंगाना की कुल कितनी 119 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 64 और बीआरएस को कितनी 39 और भाजपा को 8 सीटें मिली है। मिजोरम के पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमा की पार्टी कौन सी, JDPM मतलब मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने विधानसभा की 40 सीटों में से 27 सीट पर जीत हासिल की और सरकार बनाने में सफल रही। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को कितनी 10 सीटें मिली और बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीटें वहां पे मिली है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये कहां से हैं, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन से, रेवंत रेड्डी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो रेवंत रेड्डी अगर ऑप्शन में आएगा कहाँ छापेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री छापेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात रहेगी। और एक पॉइंट देखेंगे कि रेवंत रेड्डी चंद्रशेखर राव के बाद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री
है, कौन से प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राज्य के कोंडागल सीट से, कहां से, कोंडागल सीट से चुनाव जीता था। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ के, एमपी के नए मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद मोहन यादव को डॉक्टर मोहन यादव को 13 दिसंबर 2023 को राज्य के कितने, कौन से मुख्यमंत्री, 19वें मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को राज्य के उप मुख्यमंत्रियों की पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ की विधानसभा का, ये बात कर रहे थे हम, एमपी मध्य प्रदेश की विधानसभा का। मोहन यादव 2013 में पहली बार कहां से, उज्जैन दक्षिण से, उज्जैन साउथ सीट से विधायक चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है इसमें विष्णुदेव राय, विष्णुदेव शाह, सॉरी, विष्णुदेव शाह कहाँ, छत्तीसगढ़ से के नए मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ये कौन से, आदिवासी चेहरा है, आदिवासी चेहरा से लिए गए हैं। विष्णु राय को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है। और आगे क्या पॉइंट होता है, आगे देखते हैं भजनलाल शर्मा की बात करते हैं, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भजनलाल शर्मा के राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और 15 दिसंबर 2023 को जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, वो कलराज मिश्र ने भाजपा नेता भजनलाल शर्मा को राज्य के नए मुख्यमंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। भजनलाल के साथ साथ दिया कुमारी और क्या कि प्रेमचंद बैरवा को राज्य का क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भजनलाल शर्मा पहली बार सागौन विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुने गए हैं। कब चुने गए हैं, पहली बार कहां से, सांगनेर विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, भरतपुर के रहने वाले। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि लाल दुहोमा मिर्जापुर के मिजोरम के नए मुख्यमंत्री रहेंगे। जेडी पीएम ने 7 नवंबर को राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से कितनी सीटें, 27 सीटें जीत की। और जेराम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा, जो कि एक आईपीएस भी रहे, को 8 दिसंबर को आइजोल के राज्यपाल कौन से, हरिबाबू द्वारा राज्य के छठे मुख्यमंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इनके साथ बनलाल हलाना और सी लालसा बीवी गंगा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आप बात करते हैं एक नए टॉपिक की, कि सुप्रीम कोर्ट, नया टॉपिक हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा है। हुआ क्या कि भाई 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के निर्णय को बरकरार रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से, डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले में प्रमुख संवैधानिक सवालों को संबोधित किया गया और महत्वपूर्ण निष्कर्षों की रूपरेखा क्या की गई, तैयार की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो आर्टिकल 370 है वो सही है, इसमें यही बताया गया था। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची 2023, जिसकी हमने कल भी ब्रीफ में, एक शॉर्ट में क्या किया था, डिस्कस किया था। आज इसी टॉपिक को हम कर लेते हैं। मतलब 13 दिसंबर को जारी हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 सूची में 30 वर्ष और उससे कम आयु के 100 उद्यमियों को स्थान मिला, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन किया है। ये किस किस को मिला है, तो देख लेते हैं, एक टॉपिक देख लेते हैं नीचे, कि हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर
30 सूची में शीर्ष 10 उद्यमी कौन है 2023 में, शीर्ष मतलब टॉप 10 कौन रहे, टॉप 10 की बात कर रहे हैं। टॉप 10 में क्या केवल्य बोहरा, जिनकी आयु कितने 21 साल है, और ये कंपनी कौन सी, जेप्टी कंपनी के हैं, और निवास कहाँ है इनका, मुंबई में है। दूसरा क्या कि आदित्य पलीचा, कहाँ उम्र कितनी 22 साल, जेप्टो से रिलेटेड है ये भी, और ये क्या है मुंबई में है। और तीसरा क्या कौन है, नीलकंठ भानु प्रकाश, नीलकंठ भानु प्रकाश की उम्र 24 साल, और ये क्या भंजू एडेटेक के हैं, और ये कहाँ के अमीर पेट में रहने वाले हैं। और राहुल रावत, ऐसे करके ये पूरे 10 हैं, ये आपको देख लेने हैं एक बार, ठीक है। अनिरुद्ध शर्मा का कितने 25 ईयर्स के हैं, और कितने की कंपनी कौन से रिलेटेड है, वो है दिंग तारा से, और क्या फगवाड़ा से रहने वाले हैं ये। और 8वें नंबर कौन है, शाश्वत नकरानी, उम्र कितनी 25 साल, और भारत पे के से संबंधित है ये, और क्या नई दिल्ली के ये रहने वाले हैं। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला, नेक्स्ट टॉपिक, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। किसने किया ये उद्घाटन, ये उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसने किया, शेख हसीना जी ने ये किया। कब किया, 1 नवंबर 2023 को किया। ये क्या करेगा, अगरतला त्रिपुरा और अखाउरा कहाँ बांग्लादेश के बीच क्या करेगा, रेल लिंक अगरतला त्रिपुरा में और अखाउरा का बांग्लादेश में जोड़ेगा। 10 घंटे की कितना करेगा, ये 10 घंटे के समय की बचत करेगा। कितनी लंबाई है इसकी, इसकी लंबाई है 12.24 किलोमीटर की, डबल गेज रेल लिंक में ये, और कितना 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक बांग्लादेश में है, ठीक है। और इतना लाइन कहाँ है, त्रिपुरा में, 5.46 किलोमीटर कितना त्रिपुरा में, और 6.78 किलोमीटर कितना है बांग्लादेश में है। ये क्या है, बांग्लादेश में, और ये पश्चिम त्रिपुरा में निश्चितपुर, कहा निश्चितपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा, पश्चिमी त्रिपुरा में, कौन सा, निश्चितपुर, कहा इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अन्य 2 परियोजना का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल तरीके से 1 नवंबर को किया गया। इसमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, कौन सी रेल लाइन, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर, कौन से, मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल है, जो कितना लाइट प्रोड्यूस करेगा, 1320 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है भारत मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों, नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि भारत मालदीव कार्यों पर काम करने के लिए मालदीव में तैनात 75 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाएगा। कितनों को बुलाएगा, 75 को बुलाएगा। ये कब बात हुई थी बुलाने की, ये कब बात थी, COP28 के जलवायु शिखर सम्मेलन के मौके पर ऐसा कहा गया था, और जो कि 3 दिसंबर को बात कही गई थी, ये बात की गई थी। भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान क्या दिया, गिफ्ट में दिया। इन विमानों का प्रयोग राहत और बचाव कार्यों के लिए और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाना था। और एक और पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट, इसका एक और पॉइंट क्या है कि इन विमानों को चलाने के लिए सुरक्षा बलों, मालदीव में सुरक्षा बलों ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए और विमानों को संचालित करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद है। अब इनको कहा, ये मालदीव में कहा मौजूद है, 2013 से मालदीव के लामू और अहू द्वीपों पर तैनात है। कहाँ तैनात है, मालदीव के लामू में, और कहा अहू द्वीप में तैनात है। नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्तमान में डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL हेलीकॉप्टर के साथ लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात है, ठीक है। इतना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो कि 30 सितंबर 2023 को संपन्न चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोली के स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए थे, जो शुरू से ही चीन के पक्षधर थे तथा भारत विरोधी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। 17 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया था।
तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन थे जो चुने गए हैं? वो चुने गए जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है राष्ट्रपति मोहम्मद मुअज्जम। किसको हटा के चुने गए हैं? वो मोहम्मद सोली के, इब्राहिम मोहम्मद सोली के स्थान पर चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि भूटान के नरेश की भारत यात्रा। भूटान के नरेश भारत के दौरे पर आए। अब देखेंगे कि उन्होंने यहाँ आके क्या काम किया। तो भूटान के नरेश कौन है? वो है जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक। नाम वांगचुक, तो आपको वांगचुक याद रखना, फुनसुक वागुड़ू 3 इडियट वाले नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वैसा ही नाम है वांगचुक करके। ठीक है, 3 से 10 नवंबर तक के लिए ये आए, नई दिल्ली में आए हैं और नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने वार्ता की है। 6 नवंबर को, 3 नवंबर को आए, 3 दिन रेस्ट किया और 6 नवंबर को वार्ता की। इसमें क्या हुआ कि आपसी महत्व में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं के बीच क्या हुआ? अप्रैल 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद आपसी भागीदारी में हुई वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों के द्वारा व्यक्त किया गया, मतलब थैंक्स दिया गया आपस में। भूटान में 1020 मेगावाट की, भूटान में कितनी? 1020 मेगावाट की पुनातु सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों ने संतोष व्यक्त किया है। असम के कोकराझार और भूटान के गेलफू, असम के कोकराझार और भूटान के गेलफू के बीच रेल लिंक परियोजना, रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे के काम शुरू करने पर भी सहमति बनी है। किस किस के बीच में? कोकराझार और गेलफू के बीच में बनाई जाएगी। ठीक है, भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, कौन सा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के निर्णय में भारत ने क्या किया? उसका स्वागत किया है कि आइए वेलकम है आपका। एक और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तीसरे देश के लोगों के प्रवेश के लिए असम में डारंगा और भूटान में सांगटप जोंग द्वार, कौन सा? सांगटप द्रुप जोंग खार में इमिग्रेशन चेक पॉइंट के लिए सहमति दोनों पक्षों में बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित किया गया। आइए चलते हैं इसमें कि इसमें क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब पारित किया गया? राज्यसभा में 14 दिसंबर 2023 को पारित किया गया और लोकसभा में 4 दिसंबर को ही पारित किया गया और इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये क्या है कि विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा। तो किसमें संशोधन करेगा? 2009 के अधिनियम में संशोधन करेगा और जो विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है कि जनजाति कला और संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ साथ तकनीकी सुधार में शिक्षा और अनुसंधानों की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, विधेयक में क्या है कि तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए, कहां पे? तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कहां? तेलंगाना में। किस अधिनियम के द्वारा? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2000 अधिनियम 2023 के द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से क्या है कि भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को अवसर प्रदान करेगा। हमारी बात कर लेते हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। उनके अनुसार क्या बताया गया कि भारत में जनजातीय समुदायों से संबंधित मामलों और शोध का केंद्र ये होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग 2023। नीति आयोग ने एक पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की 2023। इसमें देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। नीति आयोग द्वारा देश के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉक और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली डेल्टा रैंकिंग 7 दिसंबर को, कब की गई पहली डेल्टा रैंकिंग? 7 दिसंबर को। किसके? आकांक्षी ब्लॉक और जिलों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के त्रियानी कुर्मम भीम ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने किया? त्रियानी। कहाँ का है? तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में।
त्रियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, ये हमको याद रखना है। क्या? त्रियानी कुरुमम कुमुरम भीम ब्लॉक। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? पहला स्थान तो क्या था भाई? त्रियानी कुमुरम भीम ब्लॉक, कहाँ के? आसिफाबाद जिले के। आसिफाबाद जिला कहाँ? तेलंगाना। दूसरी रैंकिंग क्या है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के किसने? कौशाम्बी ब्लॉक ने अचीव किया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसके बाद इसकी जो लिस्टिंग है, वो इसकी लिस्टिंग को हम देख लेते हैं, रैंक और जोन के हिसाब से देख लेते हैं। कुछ जोन 6 जोनों में ये वर्गीकृत किया गया है। जोन 1 में क्या है कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ सभी द्वीप शामिल किए गए हैं। और जोन 2 में इसको देख लेते हैं, जोन जो बांटे गए हैं इनमें। जोन क्या है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इतना। जोन 1 में क्या कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ द्वीप भी शामिल है। जोन 2 में उत्तर भारत के राज्य, और जोन 3 में दक्षिण भारत, और जोन 4 में पश्चिम भारत, और जोन 5 में मध्य भारत, और जोन 6 में पूर्वी भारत शामिल किए गए हैं। इनकी लिस्ट देखते हैं कि जोन में कौन प्रथम रहा है, कौन सेकंड रहा है, कौन थर्ड रहा है, कौन क्या रैंकिंग रही है। तो जोन 1 में अमरी ब्लॉक पहले पे, और जो कि पश्चिमी कार्बी आंगलोंग का जिला है उसमें, जो कि कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक है, और सेकंड में क्या है? नगोपा सैतुअल और मिजोरम में पड़ता है। सेकंड में हरिया, ऐसे करके पूरी लिस्ट है, आपको देख लेनी है। ठीक है, कितना हो गया? इसके बाद करेंगे सभी विजेताओं को। जब इतना हो गया तो बताइए सभी श्रेणी के विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए कितना? 1.5 करोड़ रुपए, और दूसरी रैंक के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार में दी गई है। यह कार्यक्रम का जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। और एबीपी जो है वो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और अविकसित ब्लॉकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केंद्रित है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 29वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया। यह कब किया गया? यह 5 से 12 सितंबर 2023 को कोलकाता में किया गया। किस में किया गया? कोलकाता में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन या FIAPS द्वारा मान्यता प्राप्त है। इजरायली फिल्म कौन सी? चिल्ड्रन ऑफ नोबोडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 219 फिल्म कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई। अंजन दत्ता की चलचित्रों इखोन ने समारोह में स्पेशल जूरी का पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ये टॉपिक हो जाता है हमारे लिए समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसके आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया भैया पणजी गोवा में। आयोजन कब किया गया? आयोजन तिथि जो है वो 20 से 28 नवंबर 2023 के लिए है। महोत्सव के उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? कैचिंग डस्ट निर्देशक कैचिंग डस्ट। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है स्टुअर्ट गैट। कौन? स्टुअर्ट गैट। महोत्सव का समापन फिल्म कौन सा है? द फेवरेट। और निर्देशक कौन है इसका? रॉबर्ट कोल्डानी है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक कौन? शेखर कपूर है। और फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी है? एक तो स्वर्ण है, एक रजत है, और एक मयूर है। ठीक है,
और फिल्म महोत्सव के पुरस्कार की बात कर लेते हैं। सबसे 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 श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसको स्वर्ण मयूर दिया गया, कौन? ईरानी निर्माता निर्देशक अब्बास अमीनी की फिल्म क्या की? एंडलेस बॉर्डर्स। कौन सी? एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स। दूसरा था कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जिसको रजत मयूर दिया गया, वो कौन है? बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमोडेरेव। स्टीफन कोमाडेरेव। फिल्म कौन सी थी? ब्लागाज लेसेंस के लिए। कौन से? ब्लागाज लेसेंस के लिए देगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिसको रजत मयूर दिया गया, कौन? ईरानी अभिनेता। ईरानी अभिनेता है, क्या नाम उनका? पुरिया रहीमी सैम। एंडलेस बॉर्डर्स की भूमिका के लिए, एंडलेस बॉर्डर्स में भूमिका के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जिनको रजत मयूर दिया गया, वो कौन है? फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलिनी थियरी। कौन? मेलिनी थियरी। फिल्म कौन सी इसकी? पार्टी ऑफ फूल्स। पार्टी ऑफ फूल्स की भूमिका के लिए दिया गया। और नेक्स्ट क्या कि जूरी का विशेष पुरस्कार किसको दिया गया? जूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया भारत निर्माता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को। किसको? ऋषभ शेट्टी को, जो कि कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए। कहाँ की? कौन सी फिल्म? कन्नड़ की फिल्म एक कंतारा, उसके लिए दिया गया। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, कि किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, किसी निर्देशक की पहली ही फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है सीरियाई निर्देशक रेगन आजाद काया। रेजन आयाद काया की कौन सी? व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए। कौन सा? व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक किसको दिया गया? एंथनी चेन को दिया गया। फिल्म इनकी कौन सी थी? फिल्म इनकी ड्रिफ्ट के लिए। ड्रिफ्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सी रही? वह दीपक कुमार मिश्रा। किसके लिए दिया गया? दीपक कुमार मिश्रा के लिए। पंचायत सीजन 2 के रहे, वही कि देख रहे हो विनोद कैसे चीजों को घुमाया जा रहा है ना, उसी के लिए दिया गया। और सिनेमा के जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत रे पुरस्कार किसको दिया गया? सत्यजीत रे पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया सत्यजीत रे पुरस्कार? हॉलीवुड के निर्माता और निर्देशक माइकल डगलस को। किसको दिया गया? माइकल डगलस को दिया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान किसको दिया गया? भारतीय सम्मान में योगदान के लिए एक विशेष सम्मान किसको दिया गया? वो दिया गया माधुरी दीक्षित जी को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारत में साइबेरिया बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद कहाँ पहुंचा? दार्जिलिंग पहुंच जाता है 12 साल बाद। जोड़ा किसका? भारत में साइबेरियन बाघों का। ठीक है। तो ये टॉपिक है कि भारत के साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा कहाँ पहुंचा? 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा। इसमें क्या कि दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू, दार्जिलिंग में कौन सा? पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क में 2 लुप्तप्राय साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंच जाता है। साइबेरियन बाघ, इसका नाम लारा और अकामात 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से 2 विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे। आखिरी साइबेरियन बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई थी। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भूटान ने असम सीमा पर अंतरराष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। ये कौन सा शहर है जो बनाने की घोषणा की है? ये शहर बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट का नाम कौन सा है? इस प्रोजेक्ट का नाम, जिससे शहर बनाएगा, उसका नाम है गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना। ठीक है। यह अंतरराष्ट्रीय शहर क्या होगा? 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत होगा। ठीक है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। और भारत के गरबा नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया। गरबा नृत्य कहाँ का है? तो ये है गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। कहाँ से रिलेटेड है गरबा नृत्य? गरबा नृत्य गुजरात का। ठीक है। एक 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है ये। ठीक है। इससे पहले 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को
2021 में किसको किया गया था? कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। केन्या के राष्ट्रपति कहाँ आए हैं? भारत आए हैं। तो इसमें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। केन्या के राष्ट्रपति का नाम क्या है? केन्या के राष्ट्रपति का नाम है विल्सन सामोई रूटो। सामोई रूटो, विल्सन सामोई रूटो ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 4 से 6 दिसंबर 2023 तक भारत की राजकीय यात्रा की। 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उनके औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति रूटो के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की। दिल्ली में कहा हुई ये वार्ता? हैदराबाद हाउस पे। हैदराबाद हाउस पे वार्ता होती है। इसमें क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि केन्या को उनके कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए भारत कितना रुपए देगा? 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर देगा, मतलब 2084 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण समझौते किए गए। महत्वपूर्ण समझौते इसमें कौन से किए गए? इसमें महत्वपूर्ण समझौते किए गए वो खेल में दोनों देशों के बीच सहयोग किया जाएगा। दूसरा था कि डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को सहन करने के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। और तीसरा क्या किया जाएगा कि 2023 से 2027 के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक विनियमन कार्यक्रम चालू किए जाएंगे। और क्या है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS और केंद्रीय मानक ब्यूरो KEBS के बीच समझौता किया गया। और क्या किया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मतलब इग्नू और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन किए गए। ये क्या पॉइंट पे किए गए? ये 5 पॉइंटों पर ज्ञापन किए गए। ये 5 पॉइंट हमारे याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात के घोल मछली को राज्य मछली घोषित कर दी। गुजरात के किसको? घोल मछली को राज्य मछली घोषित कर दिया। घोल मछली। अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री, कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री? भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित कर दिया गया। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपोर्टेंट है, बस इसको देख लेना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा घोल मछली के बारे में। तो घोल मछली होती क्या है कि घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। सुनहरे भूरे रंग वाली इस मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनोविया डायकैथस है। और इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है क्योंकि इसका दिल क्या? सोने दिल वाली है। यह मछली कहाँ पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है, जो अपने मांस और एयर ब्लैडर के लिए मूल्यवान और लोकप्रिय है। क्या है? लोकप्रिय है। घोल मछली की थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। घोल मछली जितनी लंबी होगी, यह घोल मछली जितनी लंबी होगी उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। और प्रति यूनिट लंबाई वाली घोल मछली की कीमत कितनी है? 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये 5 समझौते हमने देख लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव। क्या नाम है सौर इलेक्ट्रिक नाव का? इसका नाम है बाराकुंडा। कौन सा? बाराकुंडा लॉन्च कर दिया गया है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट कौन सी? बाराकुंडा को 13 दिसंबर 2023 को केरल के अलापुझा में अरूर के पास स्थित नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नावों के यार्ड में लॉन्च किया गया। यह इसका नाम तेज लंबी मछली बाराकुंडा के नाम पर रखा गया है क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ेगी, इसलिए रखा गया है इसको। इसे नेवल्ट द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा? नेवल्ट द्वारा डिजाइन किया गया, जो 12 यात्रियों और कार्गो को ले जा सकते। कितने? 12 यात्रियों को और उनके कार्गो को
ले जा सकता है। दूसरा क्या है कि इसे वर्क बोट के रूप में अस्थिर समुद्र में भी तैनात किया जा सकता है। 14 मीटर, कितना मीटर, 14 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा जहाज 12.5 समुद्री मील मतलब 23 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति प्राप्त कर सकता है। और यह एक बार चार्ज होने पर इसकी काम करने की अवधि कब तक की हो सकती है? ये 7 घंटे की हो सकती है। और जहाज का निर्माण, इस जहाज का निर्माण कहाँ किया गया? किसका? बाराकुंडा का मझगांव डाक लिमिटेड के लिए किया गया है, जो अपने मुंबई डॉक पर पर्यावरण अनुकूल जहाज पेश करेगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट था इस बाराकुंडा के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड देश का पहला, क्या है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक कितने जीआई टैग मिले? एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग कितने? 18 जीआई टैग मिल गए हैं। ये 18 जीआई टैग कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 4 दिसंबर 2023 को हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसे एक दिन में 18 जीआई टैग मिले हैं, और जो कि अब तक के सर्वाधिक हैं। अब तक इस प्रदेश को कितने जीआई टैग हो चुके हैं? इसके पास 27 जीआई टैग हो चुके हैं, मतलब 27 जीआई टैग हो चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, और उन्होंने इन उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रमाणित किया है। उत्तराखंड के प्रमुख जीआई टैग क्या है? एक तो बात करते हैं, सबसे पहला है बेरीनाल चाय के लिए। पहले किसके लिए? बेरीनाग चाय के लिए। दूसरा किसके लिए? बिछुआ बूटी कपड़ा के लिए, बिछुआ बूटी कपड़ा के लिए। और तीसरा किसके लिए? मंडुआ के लिए। चौथा किसके लिए? झंगोरा के लिए। पांचवा किसके लिए? गेहत के लिए। और छठा किसके लिए? लाल चावल के लिए। और छठा किसके लिए? लाल चावल के लिए। और सातवां किसके लिए? काला भट्ट के लिए, काला सोयाबीन के लिए। और आठवां किसके? माल्टा फल के लिए ये दिया गया है। और नौवां किसके लिए दिया गया है? जो चौलाई बोलते हैं हम उसको, कुछ कोई लोग रामदाना भी बोलते हैं, उसके लिए। और 10वां किसके लिए? बुरांस के लिए, बुरांस का रस के लिए। और 11वां दिया गया पहाड़ी तूर दाल के लिए। ये उत्तराखंड में जैविक रूप से उगाई जाने वाली दाल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, फास्फोरस, विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। 12वां अंक कौन सा? लिखाइया लकड़ी की नक्काशी के लिए उत्तराखंड को दिया गया है। 13वां कौन सा? नैनीताल मोमबत्ती के लिए, नैनीताल की मोमबत्ती को दिया गया है। और क्या कि रंग वाली पिछौरा के लिए दिया गया है। ये क्या है कि कुमाऊं जिले का पारंपरिक पोशाक है। पोशाक मतलब कि ओढ़नी है, जिसे विवाहित महिलाएं मांगलिक अवसर पर पहनती हैं। दूसरा किसके? 15वां किसके लिए दिया गया? ये दिया गया और लीची के लिए। लीची किसके? नैनीताल की, रामनगर। 16वां दिया गया आड़ू के लिए। इसका उत्पादन नैनीताल में किया जाता है, कहाँ? रामगढ़ घाटी में। और 17वां दिया गया रम्माण, मतलब रम्माण मुखौटे के लिए। एक क्या है कि नृत्य शैली है जिसे उत्तराखंड के कहा? चमोली के रम्माण में उत्सव का प्रयोग के लिए किया जाता है। उत्सव में के समय प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। और 18वें की अगर हम बात करें, 18वां है अल्मोड़ा, 18वां है अल्मोड़ा लाखोरी मिर्च के लिए। यह पीले रंग की मिर्च की किस्म है जिसका उत्पादन अल्मोड़ा के लाखोरी घाटी में किया जाता है। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया? लाखोरा मिर्च पाउडर, मिर्च पड़ा है। आपको पता हो जीआई टैग कितने साल तक के लिए दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है किसी भी उत्पाद के लिए 10 साल तक के लिए। एक बार में 10 एक बार एक बार में 10 साल तक के लिए दिया जाता है। हालांकि इसके बाद इसको दोबारा से कंटिन्यू भी किया जा सकता है या इसको समाप्त भी किया जा सकता है 10 साल बाद। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण बनाया गया। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। ये कहाँ बनाया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले उच्च तकनीकी खेल वाला बनाया गया। कहाँ बनाया गया? ग्वालियर में। जिसका 2 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन किया गया और जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो हमको इतना ही पता होना चाहिए इस टॉपिक में, ज्यादा हमको रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण
कहाँ किया गया? तेलंगाना में। तो ये छोटे छोटे वन लाइनर फैक्ट हैं, तो ये आपको पते होने चाहिए, यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाएंगे। आप हमसे पूछ लीजिएगा कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ऑप्शन दे देगा, तेलंगाना दे देगा, छत्तीसगढ़ दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश दे देगा। लोगों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश ने पूछा है तो उत्तर प्रदेश ही होगा, तो आपका ऑप्शन गलत जाएगा, जबकि ऑप्शन सही कौन सा होगा? उसका तेलंगाना होगा, तेलंगाना होगा। ठीक है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के हैदराबाद स्थित केरल के सिद्दीपेट जिले के कहा गुप्पल्ली बुरुगुप्पल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है, जिसका अनावरण 28 नवंबर को 2023 को किया गया। ठीक है। 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया यह अभिनव निर्माण एक महत्वपूर्ण तकनीकी मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि राज्य में हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो बना है केरला। अक्टूबर 2023 में इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसके सभी 14 जिले में हॉल मार्किंग केंद्र। कितने जिले हैं इसकी? टोटल 14 जिले हैं, मतलब 14 जिले हैं इसमें, और उनको क्या है कि हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किया जा चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेन। ये हमको याद रखना। कौन सा? अगर हमसे कुछ पूछे कि पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर क्या है, तो ऑप्शन छापेंगे हम कोस्टा सेरेन। आंसर क्या छापेंगे? कोस्टल सेरेन। क्या छापेंगे? कोस्टा सेरेन। ठीक है। कोस्टा सेरेन क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कोस्टा क्रूज इटली कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूजिंग समूह में से एक है। ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल कर लिया गया। किसको? कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल कर लिया। हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, बाकी और भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है कि अभी जो मतलब क्रिएटिविटी शहर में किसको दिया गया? कोझिकोड को और ग्वालियर को। कोझिकोड केरल के कोझिकोड को किसके लिए? साहित्य नगर के रूप में, और ग्वालियर को किसके? संगीत के शहर के रूप में दिया गया। अगर हमसे पूछे कि साहित्य शहर के रूप में किसको शामिल किया गया, तो कोझिकोड कहाँ? केरला में। और अगर संगीत के शहर के रूप में बात करें तो किसको? ग्वालियर में दिया गया। ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपोर्टेंट। आगे चलते हैं। एक और पॉइंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह है कि कोझिकोड और ग्वालियर के यूनेस्को क्रिएटिव शहर सूची में शामिल होने के बाद भारत के शहरों की संख्या कितनी हो गई है? अब तक टोटल कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कितनी हो गई है? टोटल 8 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दमोह में किया गया है। एक महत्वपूर्ण विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश का दमोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य का घर बनने जा रहा है, जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की प्रगति का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने नोरादेही अभ्यारण्य को दामोह जिले के दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर में मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है कि अब देश का 54वां क्या होगा? बाघ अभ्यारण्य होगा, और इसे क्या है? इसे 2300 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल बाघ अभ्यारण्य के रूप में बनाया जाएगा। रिजर्व क्या होगा? दमोह जिले के जबीरा क्षेत्र के आसपास, कौन सा? जबीरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा, और इससे देश के पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार कहाँ होगा? सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले में होगा, और जो राज्य का 7वां क्या होगा? एमपी का 7वां क्या होगा? 7वां
बाघ अभ्यारण्य होगा। एमपी में कितने? टोटल 7 और भारत में कितने? टोटल 54th होगा ये। ठीक है, अब ठीक है, अब इतना ही। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि तमिलनाडु के नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना चलाई जा रही है। नीलगिरी तहर की परियोजना, कौन सी तहर की परियोजना? नीलगिरी तहर की। नीलगिरी तहर क्या है? नीलगिरी तहर एक तरह से बकरी की एक प्रजाति है और तमिलनाडु सरकार का ये क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है, और स्थानीय रूप से इसको बराई आदू के नाम से चर्चित, ये बराई आदू के नाम से ये चर्चित है। और माउंटेन, और इन्हें पहाड़ी बकरियों को क्या क्या भी बोला जाता है? इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? इसको माउंटेन मोनार्क भी बोला जाता है। माउंटेन मोनार्क भी बोला जाता है। ठीक, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही इम्पोर्टेंट रहते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। बाकी पढ़ने को हम इसमें कितना ही कर सकते हैं, इतनी किताबें नहीं पढ़ी जा सकती हैं। तो हमको देखना है कि स्मार्ट वर्क करना है, तो हम स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? वाराणसी में। ये कब खोला गया था? 18 दिसंबर 2023 में। तो ठीक है, की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन, कौन सा? स्वरवेद, क्या नाम दिया? वो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? वाराणसी में किया। ये एक मेडिटेशन सेंटर के रूप में होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंदिर को, अगर इसी के बारे में बात करें, मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है। ठीक है, इसके दीवारों पर 4000 वेदों के श्लोक अंकित है और मंदिर की भव्य नक्काशी की गई है। और मंदिर की कितनी? 7 मंजिलें और 7 चक्रों को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। भारत के बाहर कौन सा? भारत के बाहर बना हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? वो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट मंदिर, जो कि 500 एकड़ में विस्तारित है। कौन सा? 500 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। उसके बाद क्या है कि अमेरिका के जर्सी में, अमेरिका के न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी के रोबिन्स विले टाउनशिप में बने BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 183 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कितने हैं? इसमें 14,000 से अधिक मूर्तियां हैं। तो पहला मंदिर कौन है भारत के बाहर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर? वो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट मंदिर। और दूसरा मंदिर कहाँ है? वो है न्यू जर्सी के रोबिन्स विले टाउनशिप में। कौन सा? BAPS स्वामी नारायण अक्षर धाम मंदिर। ठीक है, ये पॉइंट हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है 17 दिनों के बाद सिलकारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा कर दिया गया। ये कहाँ किया गया? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन कौन सी सुरंग है? सिलकियारा सुरंग। इसमें क्या है कि सभी 41 निर्माण श्रमिकों को 70 दिन की अथक प्रयासों के बाद सुरंग से 26 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि ये सुरंग है कहाँ और ये कहाँ करता है, और इस सुरंग का निर्माण कौन करा रहा है? इस सुरंग का निर्माण कौन करा? नवयुग इंजीनियरिंग। कौन करा रहा है? वो करा रहा है नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। कहाँ? धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगा ये सुरंग। ठीक है, कितना सुरंग की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर, मतलब 2.8 मील लंबी सुरंग है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कि तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? तंजानिया के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो तंजानिया के राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन है। कौन है? सामिया सुलू हसन है।
इसके बाद बात करते हैं हम, कौन है? सामिया सुलू हसन है। तो ठीक है, आज तक यही रहने देते हैं। आज के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज क्लास इतनी रहने देते हैं। बाय, जय हिंद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं आपसे। जय हिंद।